मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम संसाधन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को नियोजित करके उसका उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि संसाधन जो है हमारे लिए सीमित हैं। अगर हमने इसका उपयोग समुचित ढंग से नहीं किया तो कुछ समय में ये समाप्त हो जाएंगे। ये बात सभी को पता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो भी संसाधन है हम उसका अधिकाधिक उपयोग करें और एक नियोजित तरीके से उपयोग करें, ताकि जो है ये हमारे लिए लंबे समय तक बने रहें। हम निम्न उपायों के द्वारा जो है अपने संसाधनों का प्रबंध कर सकते हैं या उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना। हमारे पास जो संसाधन शक्ति के हैं उनमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनका उपयोग जो है हम बिना उसे समाप्त किए भी कर सकते हैं। प्रकृति ने जो है ऐसे बहुत सारे संसाधनों का निर्माण हमारे लिए किया है जिनका उपयोग हम वैकल्पिक रूप में कर सकते हैं, और हमें ये तलाशना भी जरूरी है कि हम कोयले का वैकल्पिक स्रोत किसे ढूंढ सकते हैं। हम पेट्रोल के लिए क्या वैकल्पिक स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, कि यदि हमारे पास कोयला नहीं है तो हम अपने कार्यों के लिए कोयले की जगह किस चीज का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो पर्यावरण के लिए कैसा है, पर्यावरण के अगेंस्ट तो नहीं है या पर्यावरण को बहुत अधिक हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। इन सब मानकों को ध्यान में रखते हुए जो है हम वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम ईंधन के रूप में जो है सनलाइट का प्रयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो इससे पर्यावरण को ना तो किसी प्रकार की क्षति होती है और ना ही जो है हमारे स्थायी संसाधन जो है समाप्त होते हैं, बल्कि एक निश्चित समय के बाद जो है क्या होता है कि हम अपने इस ईंधन का उपयोग जो है कर लेते हैं और इससे हमारा जो प्रमुख ईंधन है वो भी बच जाता है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा, पवन ऊर्जा या शक्ति ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा क्योंकि हवाएं जो है चलती है तो उन हवाओं का उपयोग जो है हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, उससे विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है जल विद्युत। तो चूंकि कोयले से अगर हम विद्युत बनाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में कोयले की जरूरत पड़ती है, परंतु हम यदि ऐसे स्थानों का चयन करें जहां पर जल विद्युत की संभावनाएं बहुत अधिक है तो उससे जो है हम कोयले को बचा सकते हैं या पेट्रोल को बचा सकते हैं। इसीलिए संसाधनों के लिए जरूरी है कि हम वैकल्पिक स्रोतों का अधिकाधिक खोज करें और उसके उपयोग को जानें। दूसरा पॉइंट है हमारा संसाधनों का नवीनीकरण करना। बहुत सारे संसाधन है, जैसे हमारे यहाँ जल संसाधन। आप लोगों को पता है कि पूरी पृथ्वी में 75% हिस्सा पानी का है, सिर्फ 25% हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भाग है अर्थात थल भाग है, पर 75% हिस्से का केवल 1% हिस्सा जो है पीने योग्य है पानी का। मतलब उससे आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी कमी है। फिर भी जो है हम अधिकाधिक पानी का उपयोग करते हैं। बहुत सारा पानी जो है गंदे जल जो है नदी नालों के माध्यम से बहा दिया जाता है। तो आवश्यक है कि हम इसका जो है अच्छा सा ट्रीटमेंट करें, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और इस जल को जो है साफ करके जो है इसका उपयोग में लाया जा सके। यदि हम पीना नहीं चाहते हैं तो उसके अन्य उपयोग भी किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा, उद्योगों में जो भी कारखाने हैं, उद्योग है, उसमें भी कुछ ऐसे उपकरण लगाया जाए कि उनसे जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उन अवशिष्टों का उपयोग जो है हम किसी दूसरे चीजों में कर सके। जैसे आजकल फ्लाई एश से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम जो है ऐसी चीजें बनाएं जो वेस्टेज चीजें हैं, जो पर्यावरण को भी पहुंचाते हैं नुकसान, उनको जो है हम अपने उपयोग में ला सकें। तीसरा नंबर पे आता है संसाधनों का समुचित उपयोग, कि हमारे पास जो भी संसाधन है हम उसका पूर्ण रूप से उपयोग करें। ऐसा नहीं कि हम उसका 20 से 30% हिस्सा उपयोग में करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है कि व्यक्ति को खाने के लिए, जब व्यक्ति को भूख लगी हुई है तो थाली में केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितना वो खा सके। ऐसा नहीं कि आपको भूख लगा है और आप पूरी भर 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 के जो है थाली में खाना लिए और बाकी खाने को जो है वेस्ट कर दिए। सेम ये जो कॉन्सेप्ट है वो संसाधन के ऊपर भी लागू होता है कि हमें किसी संसाधन का उपयोग जब करना है तो हमें ये जरूर तय कर लेना है कि हमारे द्वारा उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया गया हो। गांधी जी ने कहा था कि इस
संसार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो है, प्रत्येक के लिए जो है पर्यावरण में प्रकृति ने जो है संसाधन बनाकर रखे हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, लालच करता है, तो हम उसकी लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर सभी व्यक्ति के लिए एक एक चीजें बनाई गई है, कोई व्यक्ति मेरे को 2 चाहिए 3 चाहिए बोलता है, तो उस स्थिति में उसकी संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। आज हमारा समाज इसी प्रकार का हो गया है कि जिसके पास अगर अधिक धन संपदा है, तो वो चाहता है कि मैं उस चीजों को अधिक से अधिक मात्रा में खरीद लूं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें नियमित रूप से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए जो है बाकी संसाधनों को सुरक्षित रखना है। ये हो गया हमारा संसाधन प्रबंध। अब जो है संसाधन प्रबंध के नए मौके और चुनौतियां, इसके अंतर्गत जो है हम इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है हरीके बांध के द्वारा जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है फसल उत्पादन में परिवर्तन लाया गया, कैसे जो है हम जो है चुनौतियों को स्वीकार करके जो है उसे मौके में बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, केस अध्ययन इंदिरा गांधी का नहर कमान क्षेत्र। पंजाब में हरीके बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल के समानांतर जो है पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ ये फैले हुए है। लगभग ये जो है कितने किलोमीटर लंबी है, 9060 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो सिंचाई क्षेत्र है, कमान क्षेत्र है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर का है। थार मरुस्थल के क्षेत्र में जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जो है इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में जो है नहर निकाली गई है, ताकि वहां पर जो है फसलों के उत्पादन और पानी सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। विकास कार्य चरण के 1 कमान क्षेत्र में जो है सिंचाई जो है 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 के आसपास जो है नहर में जो है पानी छोड़ा गया। प्रारंभिक रूप में जो है चूंकि यहाँ पर तापमान जो है गर्मी के दिनों में शुष्क क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, तो यहाँ तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जमीन पूरी सूखी हुई है, रेत युक्त है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से बाजरा, चना, ऐसे ही मोटे अनाजों की खेती की जाती थी। परंतु नहर के चले जाने से, नहर के द्वारा पानी की सुविधा हो जाने से ये क्या हो गया है कि अब जो है यहाँ पर मूंगफली, चावल आदि की भी फसल ली जाती है। और साथ ही साथ जो है ये सूखा क्षेत्र जो है भरा भरा दिखाई देता है। परंतु जहाँ इस नहर के जाने से लाभ हुए हैं, वही कुछ हानियां भी हमें दिखाई देती है। अति सिंचाई के कारण और जल भराव के कारण क्या हो गया है, मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ गई है, खारापन आ गया है, जिससे उपजाऊपन भी कम होते जा रहा है। तो एक और जहाँ नहरों के जाने से विकास तो हुआ है, परंतु अत्यधिक उसके सिंचाई होने और जल भराव के कारण जो है मृदा की उपजाऊपन में कमी आई है। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।